हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज की जो वीडियो है वो एविडेंस एक्ट पर है। एविडेंस एक्ट पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई भी है जिसमें जो है मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है, लेकिन आज मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये 3 पार्ट्स में कवर होता है और सेक्शन 1 to 167 तक इसमें सेक्शन दिए हुए हैं। पार्ट 3 दिए हुए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, जो कि रिलेवेंसी फैक्ट्स की रिलेवेंसी के बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 चैप्टर्स हैं इसमें अंडर दिस पार्ट। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें, और द फर्स्ट चैप्टर इज ए प्रिलिमिनरी चैप्टर है विच इंट्रोड्यूस टू द एविडेंस एक्ट, जो इंट्रोड्यूस करता है एविडेंस एक्ट को। एंड द सेकंड चैप्टर स्पेसिफिकली डील्स विद द रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। जो सेकंड चैप्टर है वो रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स के बारे में बात करता है कि फैक्ट कितना रिलेवेंट होगा। रिलेवेंट मतलब कहाँ तक वो सही माना जाएगा। मान लीजिए कोई भी फैक्ट है, उसकी रिलेवेंसी डिपेंड करती है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट जो है उसको कितना रिलेवेंट मानता है, या उसके स्ट्रॉन्ग होने पर कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो उस पर डिपेंड करती है। ये सब चीज़ें हम जो है ना सेक्शन 5 to 55 तक दिया हुआ है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का। फिर पार्ट सेकंड में आ जाते हैं हम। पार्ट सेकंड जो कंसिस्ट ऑफ चैप्टर्स फ्रॉम 3 to 6, इसमें चैप्टर 3 से लेके 6 तक आते हैं, 3 to 6 तक। चैप्टर 3 डील्स विद द फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब इसमें ऐसे फैक्ट दिए गए हैं जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम इसमें मान लेते हैं जुडिशियल नोटिस वगैरह होता है कोर्ट के द्वारा, या एडमिसिबल जो होंगे वो भी नहीं प्रूव करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिन्हें एडमिट कर ही लिया जाता है, मतलब उनकी ऑथेंटिसिटी इतनी हाई होती है कि उन पर कोई शक ही नहीं या डाउट ही नहीं होता। तो वो सब चीज़ें इस तरह के, जैसे कि कोर्ट के नोटिस वगैरह होते हैं, या कहना चाहिए कोई विल डॉक्यूमेंट हो गया, या कहना चाहिए जो लीगल तरीके से सही तरीके से बनाए जाते हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होंगे वो तो प्रूव माने ही जाते हैं। जैसे कहना चाहिए जुडिशियल ऑफिसर के जो नोटिस वगैरह हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या कोई सा भी गवर्नमेंट ऑफिसर है या वो है ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे एक्ट आते हैं जिन्हें ऐसे मतलब एविडेंस होते हैं जिन्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे चैप्टर 4 डील्स विद ओरल एविडेंस। चैप्टर जो 4 है वो ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है। फिर चैप्टर 5 बताता है डील्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, जो कि सबसे मतलब अच्छे एविडेंस मान जाते हैं या हाई वैल्यू वाले एविडेंस मान जाते हैं, जिनको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो डॉक्यूमेंट होगा वो खुद ब खुद अपनी मतलब उस चीज़ को, कंडीशन को प्रूव कर देगा, वो सब चीज़ें। एंड चैप्टर 6 डील्स विद सर्कमस्टांसिस व्हेन सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस है वो इसमें आते हैं। चैप्टर 6 डील करता है उसमें व्हेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज़ बीन गिवन प्रेफरेंस ओवर एविडेंस, जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे वो प्रेफरेंस लेंगे इन द कंपैरिजन ऑफ ओरल एविडेंस के। ठीक है, फिर यहाँ पे हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट बताता है हमें द लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 7 to चैप्टर 11। वो चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 11 तक है उसमें, और चैप्टर 7 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ से मतलब है किसके ऊपर बर्डन होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी केस में एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के ऊपर, या एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाती है कि मान लीजिए ए ने एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, कि जैसे ए ने बी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि ए ने बी की, कि ए ने बोला बी के बारे में कि बी ने मेरी वॉच चुराई है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर होगा कि वो प्रूव करे कि बी ने उसकी वॉच चुराई है। वो पूरा अपना सर्कमस्टांशियल एविडेंस देगा कि हाँ बी उसके घर आया था, उसने उसकी वॉच उठाई, या उसने उसको वॉच दी 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, वो मेरे से वॉच लेकर गया था लेकिन उसने लौटाई नहीं। तो यह कहना चाहिए उसने घर में से चुरा ली, मैंने सीसीटीवी कैमरे से देखा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एविडेंस देगा इसके लिए कि हाँ, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ बी ने उसकी वॉच चुराई है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो लाइज होगा ए के ऊपर। फिर वो शिफ्ट होता रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्ट होता रहता है। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर एलिगेशन लगाया तो ए को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ए ने ऐसा किया है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस देगा उसके एलिगेंस के फेवर में कि हाँ ए जो ने मतलब जो इसके ऊपर बी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो सही हैं, ये वो बताएगा एविडेंस के द्वारा।
तो स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस होंगे, या कहना चाहिए डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होंगे, उसको तो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो खुद ब खुद बोलते हैं। लेकिन जो ओरल एविडेंस है उनको जो है प्रूव करना पड़ता है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ, जब ए ने बी के ऊपर एलिगेशन लगाया तो ए के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है ये प्रूव करने का कि बी ने सचमुच की मतलब बहुत चुराई है। फिर उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा बी के ऊपर, तो बी अपनी सफाई में कुछ भी मतलब एविडेंस देगा, ओरल एविडेंस दे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे, जो भी होगा वो उसके अपने फेवर में डॉक्यूमेंट देगा या एविडेंस देगा, ठीक है। वो इसके बारे में बात करता है। फिर जो बी कहता है या बी कुछ एलिगेशन लगाता है तो वो बी को प्रूव करना पड़ेगा ए के टॉवर्ड्स। फिर ए वापस से अपनी सफाई में कुछ कहता है तो वो ए को प्रूव करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने पड़ेंगे प्रूव करने के लिए। तो ये कहा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट होता रहता है एक दूसरे पार्टी पर, जब तक कि वो मतलब कोर्ट के सामने कोर्ट ये मतलब वो ना हो जाए, कोर्ट सेटिस्फाइड ना हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट या जो एविडेंस दिए गए हैं वो सही हैं, या उसके ऊपर उसको कोर्ट को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये जो केस है वो कौन किस पर्सन के फेवर में जाना चाहिए। तो वो जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट कैसा है, या एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि एविडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कितनी अच्छे से उस पार्टी ने अपने फेवर में एविडेंस दिए या अपनी बात को सही तरीके से रखा कोर्ट के सामने। फिर चैप्टर 8 टॉक्स अबाउट एस्टोपल। एस्टोपल के ऊपर बात करता है। एस्टोपल से मतलब होता है वेव कर देना या अपने जो त्याग कर देना एक तरह से, या किसी चीज़ पे स्टॉपर लगाना, ठीक है। चैप्टर 9 ये हमें डिटेल में देखेंगे, उसमें बताऊंगी मैं इसके बारे में। चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट विटनेसेस के बारे में बात करता है। चैप्टर 9 कि विटनेसेस को किस तरह से एग्जामिन किया जाएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 3 तरीके से विटनेस को एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और री एग्जामिनेशन होता है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर उसके बाद होता है री एग्जामिनेशन होता है। और अगर मान लीजिए विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है या विटनेस अपनी बात से मुकर जाता है, जो पार्टी विटनेस लाई है जिसका वो विटनेस है उसके अगेंस्ट में ही बोलता है, तो फिर क्रॉस एग्जामिन करती है वही पार्टी जो उसको लाई है, तो क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। फिर ठीक है, वो उसको ऐसे डील करेगा अपने ही विटनेस को जैसे वो अपोजिट पार्टी का विटनेस हो। तो चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट विटनेस। चैप्टर 10 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कि किस तरह से एग्जामिन किया जाएगा विटनेसेस को। एंड लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 11 टॉक्स अबाउट इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। जो इम्प्रॉपर एडमिशन है उनके बारे में बात करता है, और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस की जो एविडेंस प्रूफ कोर्ट में पेश किए गए हैं या कोर्ट के सामने लाए गए हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते तब। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है, जो ये है इसके इंडियन एविडेंस एक्ट जो लिखा गया, जिसके द्वारा लिखा गया, तो उनका नाम है सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। इन्होंने इसको क्या किया था, द लॉ इज मेनली बेस्ड अपॉन द फिल्म वर्क बाय सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन में, वो कुड बी कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन, जो कि इसके फाउंडर कहलाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो एक्ट है ये कितना एप्लीकेबल है, या इसमें क्या क्या अमेंडमेंट कब अमेंडमेंट हुए। इसमें फिर 1947 के बाद जो है, ये जब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद ये एज इट इज़ मतलब हमारे 1872 का बना हुआ है, तो इसको हमने ऐसे ही मतलब अपना लिया था। लेकिन इसके बाद 1984 या 1984 में इसमें क्या किया गया, कुछ रिपील किए गए प्रोविज़न, वो सब चीज़ें अलग कर दी गई। फिर इसके बाद वो चीज़ें, अब उसके बाद अमेंडमेंट हुए कई सारे, जैसे 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ जब निर्भया वाला केस हुआ था। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। इन द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल द प्रोविजंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, टेकिंग द एविडेंस और बाय कोर्ट और इवेल्युएशन, ये सब चीज़ें बताता है इसमें। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है, जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से लिए जाएंगे, वो सब चीज़ें आज मैं इसमें क्लियर करने वाली हूँ। अभी तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इसका कि इंडियन एविडेंस में क्या क्या है। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 जो है डॉक्यूमेंट की बात करता है। मीन्स बाय, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है डेफिनेशन पार्ट दिया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट का मतलब हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर क्या है, कोई भी मैटर को
मीन्स एनी मैटर, किसी भी तरीके से उसे एक्सप्रेस किया जा रहा है या डिस्क्राइब किया जा रहा है अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिखा ही गया हो, कुछ मार्क्स भी हो सकते हैं, फिगर भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी डिस्क्राइब किया गया है किसी भी मीन्स मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब किया गया है किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, चाहे वो कागज़ हो, चाहे कोई लकड़ी का कोई मतलब पीस हो, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे पहले टाइम पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो खुदाई होती है तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें निकलती हैं कि उस टाइम के तो कोई पीपल है नहीं, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो के तो कोई लोग ऐसे हैं नहीं जो हमें बताए कि उस टाइम पे किस तरह से लोग रहते थे, क्या करते थे। लेकिन जो वो होते हैं जो इसके बारे में जानकार जो हैं, जो ये हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बताते हैं हमें, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो वो इनकी जो चीज़ें हैं उनको जो तामपत्र हो गया या कहना चाहिए कोई दीवार पे लिखे हुई चीज़ें हैं, या उनके जो बर्तन थे, या उनकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे मतलब आइडिया लगाते हैं। तो वो एक तरह के क्या हो गए, एविडेंस हो गए। या उस पर जो है कुछ चीज़ें, चित्र वगैरह बने हुए हैं दीवारों पे, तो उससे जानकारी मिलती है कि इस तरह के लोग थे, या ऐसे वो वस्त्र धारण करते थे, या इस तरह का रहन सहन था। तो वो सब चीज़ें होती थी। तो सेम ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे कोई वर्ड्स लिखा हो, कोई शब्द लिखा हो, या फिगर लिखा हो, या मार्क्स किया हुआ हो। ठीक है, तो कोई पेपर भी हो सकता है, कोई लकड़ी का पीस भी हो सकता है, कोई लोहे की या टीन की किसी भी चीज़ की पत्ती भी हो सकती है, या पीस भी हो सकता है, और मार्क्स हो सकते हैं, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, और कुछ भी हो सकता है इनमें से, इंटेंडेड टू बी यूज, जिसे जो है इंटेंशनली या जिसका आशय यूज़ करने का ये हो, और विच में बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, कि मतलब वो जो हम लिख रहे हैं वो मैटर हमारा क्या हो सके, रिकॉर्ड हो सके, या हम जब कभी हमें ज़रूरत हो तो हम उससे पता देख सकें या उसे पढ़ सकें। फिर सेक्शन 74 बोलता है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इसके बारे में। सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, क्या होंगे वो चीज़ बताता है। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स, मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म ऑफ एक्ट्स है किसी भी एक्ट का। ठीक है, फॉर्म है, और रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड एक तरह से जैसे हम कभी भी किसी भी किसी भी ऑफिस वगैरह में देखते हैं रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, वो ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, वो अपने रिकॉर्ड्स को संभाल के रखता है जिससे कि आगे कभी उनको इस्तेमाल किया जा सके। तो वो सभी क्या है, डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, जैसे सॉवरेन अथॉरिटी के पास भी होते हैं। ऑफ ऑफिशियल बॉडीज़ एंड ट्रिब्यूनल्स, जैसे इनके ऑफिशियल जो ऑफिशियल बॉडीज़ हो गई या ट्रिब्यूनल्स हो गए, उनके पास भी अपने रिकॉर्ड होते हैं। ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स जो होते हैं तो वो जिनको जो है प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं होती, जैसे हमने अभी पीछे देखा लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनके पास जो अपने रिकॉर्ड होते हैं ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी इंडिया के पार्ट में, और ऑफ द कॉमनवेल्थ मतलब ऑल ओवर कंट्री, और ऑफ ए फॉरेन कंट्री दूसरी देशों में भी, ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया और किसी भारत के किसी और देश मतलब एरिया में किसी भाग में, और ऑफ द कॉमनवेल्थ, और ऑफ ए फॉरेन कंट्री मतलब दूसरे देशों में भी होते हैं। मान लीजिए जो इंडियन एम्बेसी है वो हमारे दूसरी कंट्री में भी इंडियन एम्बेसी सब जगह है, और सारी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसी भी यहाँ है, तो उनके डॉक्यूमेंट है। तो फॉरेन कंट्री के भी डॉक्यूमेंट कॉमनवेल्थ लेवल पे जो होते हैं एक दूसरे के पास होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड कहलाते हैं। वो पब्लिक रिकॉर्ड या ऑफिशियल रिकॉर्ड कहलाते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में जो है वो उस ऑफिस के लिए होंगे, ठीक है, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड कहलाएंगे वो। फिर सेक्शन 75 में हम देखते हैं इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइंस द प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। तो जो सेक्शन 75 है वो डिफाइंड करता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जो मैंने अभी पीछे बताए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होंगे उनके अलावा जो होंगे वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। ठीक है,
प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। फिर इसके बाद जैसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह होते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा, लेकिन वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाएगा क्योंकि वो सरकारी संस्था नहीं है। और मान लीजिए हमारे पास अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। जैसे मार्कशीट वगैरह होती है, ये होता है, वो हमें चाहे गवर्नमेंट के स्कूल वगैरह से, कॉलेज से मिले हैं, लेकिन वो हमारे पास हैं तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। और वो उनकी जो है ऑफिशियल जो साइट है या ऑफिशियल, अब तो ऑनलाइन भी हो गया सब चीज़, तो उनके पास भी अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे पास भी अपने रिकॉर्ड होते हैं। तो जो अपने रिकॉर्ड होंगे अपने पास जो होते हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, जो सेक्शन 75 हमें बताता है इनके बारे में। फिर सेक्शन 76 पे आ जाते हैं। Section 76 in Indian Evidence Act says about certified copies of public document। मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट जो सर्टिफाइड किए जाते हैं पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, जिनको सर्टिफाइड कॉपी भी कहा जाता है। जैसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कही जाती है आजकल, तो इससे पहले रूल ये था कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, सर्टिफाइड करवाएंगे, तब आप किसी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते थे जो जॉब रिक्वायरमेंट के लिए ये मतलब कंडीशन रखते थे, लेकिन अब इसमें चेंजेस कर दिया गया। अब जो है सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट चल जाते हैं। तो सेल्फ सर्टिफाइड मतलब हम अपने साइन कर देते हैं उस डॉक्यूमेंट पे, तो सेल्फ सर्टिफाइड कहलाता है। और मान लीजिए जो सर्टिफाइड कॉपीज़ जो होगी पब्लिक डॉक्यूमेंट की, वो उस ऑफिस या डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे उनके द्वारा जो साइन किए जाते हैं वो। फिर एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, फिर विच एनी पर्सन हैज़ ए राइट टू इंस्पेक्ट। मतलब पब्लिक जो डॉक्यूमेंट होंगे वो पब्लिक के लिए होते हैं, और जिनके कोई भी पर्सन उनके जो है इंस्पेक्शन कर सकता है। जैसे हम आरटीआई के द्वारा, कई बार ऐसा होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि हमें इस डिपार्टमेंट की ये सूचना चाहिए। तो सूचना जब हम लेते हैं तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हमें देते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट पर्सनस के लिए होता है, हम लोगों के लिए होता है, हम चाहें तो उसे ले सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पे, यहाँ पे भी एक्सेप्शन तो हर जगह ही होता है, हर लॉ में एक्सेप्शन है, लेकिन आरटीआई जो है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, उसमें भी एक्सेप्शन दिया गया है। जो सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑफिस हैं या ऑफिस सुरक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे हम आर्मी हो गई या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी हो गई, उनसे जो है इस तरह के डॉक्यूमेंट या आरटीआई के द्वारा नहीं ले सकते जो हमारी कंट्री के या हमारे देश की सिक्योरिटी को नुकसान दे सके। तो ये जो है एक्सेप्शन होता है इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन में। और एक चीज़ और इसमें जो है, पब्लिक डॉक्यूमेंट से मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कि किसी भी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल, जैसे किसी के ऊपर इंक्वायरी होती है, या कहना चाहिए कि वैसे भी कोई केस चल रहा है किसी पर्सन के ऊपर, वो कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होती है। और मान लीजिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई तो उसके ऊपर वैसे कोर्ट केस कर दिया गया या कोर्ट केस हो गया, जहाँ पे किसी के साथ मान लीजिए फ्रॉड किया डिपार्टमेंटल काम करते हुए उस ऑफिसर ने, तो या उस पब्लिक ऑफिसर ने, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर कोर्ट केस अगर हो जाता है तो फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ चला जाता है। ये मैंने आर्टिकल 20 जो है उसमें भी बताया था, और आर्टिकल 21 में भी जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने बताया था, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए पब्लिक इंक्वायरी हो रही है, और वो पर्सन जो है पब्लिक इंक्वायरी के टाइम पे कोर्ट केस हो गया उसके ऊपर, पब्लिक इंक्वायरी, वो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ना होके कोर्ट केस हो गया, किसी के साथ फ्रॉड किया, तो उस पर्सन ने पर्सनली उसके ऊपर, उस ऑफिसर के ऊपर केस फाइल कर दिया, और वो कोर्ट में केस चल रहा है। और मान लीजिए वो कोर्ट में जब केस चल रहा है, वो इतना फ्रॉड का केस है, तो उसको सज़ा हो गई, वो जेल में बंद है, मान लीजिए उसे उस पर्सन को वो नहीं मिली, बेल नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है हमारा एक्ट है, उसके बेनिफिट लेते हुए या उसके फेवर में आके, उसके बिहाफ पे उसका एडवोकेट हो या कोई और उसका फैमिली मेम्बर हो, वेल विशर हो, फ्रेंड हो, वो भी उसके बिहाफ पे जो है किसी भी डिपार्टमेंट में जो है इन्फॉर्मेशन या पब्लिक डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है। ये थर्ड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाती है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी जब मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो है
टॉपिक है। और फिर इसके बाद हम वापस एविडेंस एक्ट पे आते हैं। तो इसमें जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट से बात वो हो रही है जिससे कोई भी पर्सन जो है इंस्पेक्शन कर सके या उसे ले सके। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट से जो है एप्लीकेशन के द्वारा डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं। तो जैसे नीति आयोग को कहा जा रहा है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन से बाहर है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो बल्कि मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें कह के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। पब्लिक जो लोग पब्लिक हैं या कहें चाहिए जो कॉमन पीपल हैं उनको ही उनके बारे में जानना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे सिक्योरिटी की बात कह के उसे मना कर देती है। तो जो कि ठीक नहीं है, लेकिन बस वो सिक्योरिटी की वजह से हमें कहना चाहिए उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। फिर जो हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड ए कॉपी ऑफ इट ऑन पेमेंट ऑफ द लीगल फीस। तो उसके लिए वो लीगल फीस पे करेगा और डिमांड करेगा, कोई भी कॉपी उस डॉक्यूमेंट की कॉपी की डिमांड कर सकता है। ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसमें बताता है कि हमें जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट की जब हमें कॉपी लेनी है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो हम उसके लिए जो डॉक्यूमेंट की कॉपी दी जाएगी उसके लिए हमें फ़ीस देनी होगी। ठीक है, पर पेज 4 पैसा कुछ ऐसी होता है उसका। तो वो जब मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बनाऊंगी तब उसे क्लियर करके बताऊंगी। फिर देयरफॉर टुगेदर विद द सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी। और जो टुगेदर विद ए सर्टिफिकेट होगा जो कि रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज़ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। ये जो ऑफिस जिस ऑफिस से वो पब्लिक या पर्सन जो कॉमन मैन है वो ले रहा है कॉपी, तो उसकी जो है डिपार्टमेंटल जो लोग होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, वो उसके फुट पे या नीचे की साइड ये लिख के देंगे कि ये सर्टिफिकेट रिटर्न कॉपी है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी। ये तो वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जब वो सर्टिफाइड कर देंगे। ठीक है, इट इज़ चाहे वो फोटो स्टेट है लेकिन उसको सर्टिफाइड कर दिया उस ऑफिस में जहाँ से हमने वो ली है, जहाँ से हमने वो कॉपी ली है जिस डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर है उसने सर्टिफाइड कर दिया, तो वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे वो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। सर्टिफाइड करने का मतलब ही ये होता है। मान लीजिए हमने अपनी मार्कशीट कहीं लगा रहे हैं तो हम उसकी फ़ोटो स्टेट लगा रहे हैं या फ़ोटो कॉपी लगा रहे हैं, लेकिन वो हम जब सर्टिफाइड कर देंगे चाहे गजेटेड ऑफिसर से करवाएं या हम सेल्फ अटेस्टेड करें, वो तो वो जहाँ जहाँ पे भी हमें वो कॉपी लगानी है वहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से करेंगे, लेकिन वो ऐसे ही मानी जाएगी जैसे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो कॉपी नहीं मानी जाएगी। सर्टिफाई करने का मतलब ही यही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद उस पर डेट वगैरह भी लिख के देंगे। सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर विद हिज नेम एंड हिज ऑफिशियल टाइटल। उस पर जो है अपना नाम लिखेंगे वो ऑफिसर और अपनी ऑफिशियल टाइटल भी लिखेंगे कि वो किस पोस्ट पे रहते हुए उस काम को उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड शैल बी सील्ड, और अपनी मोहर भी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी डिपार्टमेंट से, उसमें मान लीजिए हमने SDM ऑफिस से कोई कॉपी की डिमांड की है, कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमने कोई डिमांड की है, कोई डॉक्यूमेंट लिया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट की डिमांड की है, तो वो जो ऑफिसर होंगे वो उस पर सर्टिफाई करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, फुट पर जो नीचे का पेज होगा उस पर, और उसको जो है सर्टिफाई करने के बाद अपना साइन करेंगे, अपनी ऑफिशियल रैंक लिखेंगे कि वो किस ऑफिशियल ड्यूटी के तहत वो काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अपनी सील भी लगाएंगे या मोहर भी लगाएंगे। सील से मतलब होता है मोहर लगाना। सच कॉपीज सो सर्टिफाइड शैल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपीज। तो वो कॉपी ऐसी कहलाएगी, वो कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह ही मानी जाएगी और सर्टिफाइड कॉपी कहलाएगी, लेकिन वो सर्टिफाइड कॉपी कहलाएगी क्योंकि वो सर्टिफाइड की गई है। ठीक है, फिर अप्रूवल दिया गया है मतलब उसे। फिर एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो पब्लिक ऑफिसर होगा तो उसके वो जो है कस्टडी में होगा डॉक्यूमेंट पब्लिक ऑफिसर की। ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होगा वो। विच एनी पर्सन हैज़ ए राइट टू इंस्पेक्ट, किसी भी पर्सन को इंस्पेक्ट करने का राइट है। शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड ए कॉपी ऑफ इट ऑन पेमेंट। ये हमने, और उसके बाद अपनी सील वगैरह लगा देंगे। यहाँ तक हमारा ये क्लियर होगा, वो सर्टिफाइड कॉपी कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम
ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह वाला, हाँ, जो हमने देखा कि ये जो एविडेंस है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये सब चीज़ें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आगे भी और वीडियो बनाऊंगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या रूल्स एविडेंस में क्या हैं, किस तरह के, कितने तरह के एविडेंस होते हैं और किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने पार्ट्स बताए, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट होता है, पहला पार्ट जो है फैक्ट की रिलीवेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर सेकेंड पार्ट प्रूव करने के ऊपर होता है, थर्ड पार्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को एडमिसिबल बनाने के लिए या नॉन एडमिसिबल के लिए होता है, और विटनेस की इंक्वायरी कैसे होगी या विटनेस कैसे एग्जामिन किए जाएंगे, वो सब चीज़ें हमारी थर्ड पार्ट बताता है। वो मैंने आज क्लियर कर दिया। लेकिन अब मैं इस पर भी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी और दूसरे टॉपिक पे। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, कौन से पार्ट पे वीडियो चाहिए, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पे चाहिए या बर्डन ऑफ प्रूफ पे चाहिए, कौन से उस पे चाहिए, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।